हर साल न्यू ईयर पर मेरे पेरेंट्स के दिलों में चिंता बढ़ जाता है। मैं देखती थी मेरे माँ बाप के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता था, क्योंकि हर साल इस टाइम पर मेरा भाई टैट घर आता था। टैट और मैं जुड़वा थे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हालांकि मैं उसे हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे उसकी छोटी बहन नहीं समझा। मैं नहीं जानती थी कि क्यों वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाता। डॉक्टर्स कहते थे उसकी बीमारी की वजह से ऐसा था। मुझे आज भी याद है कि वो सर्दियों के छुट्टी का टाइम था। टैट और मैं 5-6 साल के थे। मैं और मेरे पापा गार्डन में बर्फ के गोले बना रहे थे, तभी अचानक घर के अंदर से मॉम की एक तेज चीख सुनी। टैट हमारे साथ नहीं खेलना चाहता था, इसीलिए वो अपने कमरे में था। हम भागते हुए टैट के रूम में गए। माँ डर के मारे कांप रही थी और टैट एक अनजान चेहरे के साथ रूम के कोने में बैठा था। अलमीरा का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। पापा बोले, क्या हुआ मैरी, तू चिल्लाई क्यों? मम्मी कुछ नहीं कह पाई। वो डर से ऐसे कांप रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसी तरह वो डर में कुछ सेकंड देखने के बाद ड्रॉअर की तरफ इशारा किया। मैंने भी उसके अंदर डरते हुए देखा, पर उसके अंदर जो हमने देखा उसकी कोई उम्मीद भी हमें नहीं थी। वहाँ एक मरा हुआ खरगोश पड़ा था, दुपट्टे में इस तरह लपेटा हुआ जैसे उसे सुलाया गया हो। उसका सिर उसके धड़ से अलग था। हाँ, ये सच है, उसका सिर कटा हुआ था। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे भाई के अंदर कुछ बहुत गलत है। पर अब 10 साल हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने कहा टैट का अभी इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब हमें उस डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया है कि वो अभी बेहतर हो रहा है और अब वो अपने परिवार के साथ वापस आने के लिए तैयार है। न्यू ईयर पर वो घर लौट रहा था, इसीलिए मैं और मेरे डैड इस बार टैट के लिए कुछ अलग प्लान किया है। ये मेरा आइडिया था, क्योंकि वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, हमेशा मेरा भाई रहेगा। हम सब लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। टैट किसी भी वक्त घर आ सकता था। हमने पूरा घर सजाया। डैड और मैंने मिलके बैनर बनाए थे जिसमें लिखा था, वेलकम होम, न्यू बिगिनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। तभी हमारे घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मेरी मॉम ने भाग के दरवाज़ा खोला। गुड हार्ट मेंटल इंस्टीट्यूट का एक नीले रंग का वैन हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसके बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक बैग पकड़ के टैट उसके अंदर से बाहर निकला। जब वो आया तो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, चुप, शांत। मेरी मॉम ने उसे गले लगा दिया। ओह टैट, आखिर तुम घर आ ही गए। हमने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। मैंने तुम्हारी पसंद की हर डिश बनाई है। टैट ने एक शब्द भी नहीं कहा। मॉम ने उसे घर ले आई और वो लिविंग रूम में चुपचाप खड़ा हो गया। मॉम डैड बिना रुके उनकी खुशी का एहसास करते रहे, पर वो उनकी कही हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो नए साल की सजावट को देख रहा था और उसकी आंखें तब रुकीं जब उसकी नज़र बैनर पर गया। क्या ये तुम लिखी हो मार्था? टैट ने धीरे से कहा। फिर मैं बोली, हाँ, क्या तुम्हें अच्छा लगा? मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या अच्छा लगता है, टैट ने धीरे से कहा। हमारी इन बातों ने मॉम को फिर से बिल्कुल शांत करवा दिया। घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर से वही एहसास हुआ, वही एहसास जब टैट अजीब बर्ताव कर रहा था। पर अब मैं बच्ची नहीं थी। मैंने हंस के कहा, नया साल मुबारक टैट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या सच में? टैट ने धीरे से कहा। जब मैंने कहा, हमने तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा है, क्योंकि हम चाहते थे कि तुम अपने उसी कमरे में वापस आ जाओ, बिल्कुल पहले की तरह, तो उसने धीरे से आंख नीचे करके कहा, इसका मतलब वो मरा हुआ खरगोश अभी भी वहीं होगा? मॉम ने कहा, टैट ऐसी बात मत करो प्लीज, तुम अपनी बहन से अच्छी तरह बर्ताव क्यों नहीं कर सकते? फिर टैट ने धीरे से कहा, मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। बहुत दिनों से आम इंसानों की तरह नहीं नहाया हूँ। क्या तुम्हें पता है मार्था, एक पागल खाने में तुम सुरक्षा कर्मियों की नज़र रखे बिना बाथरूम भी यूज़ नहीं कर सकते। टैट ऊपर चला गया और हम सब वहीं के वहीं खड़े थे। मेरे डैड मेरे गाल को छू के बोले कि ये वक्त उसके लिए मुश्किल था मार्था, पर अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, पर असल में टैट की बातों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई थी। जब वो नीचे आया तो मॉम ने टेबल पर खाना लगाई। खानसा इतना स्वादिष्ट था कि उसकी खुशबू से मुझे भूख लग गई। उस रात सभी ने शांति से पेट भर के खाना खाया। खाने के बाद टैट डैड के साथ वॉक पे गया। मैं और मॉम बैठ के बर्तन साफ कर रहे थे जब हमने हमारी पड़ोसिन की आवाज़ सुनी, चार्ली, चार्ली, बहुत देर हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। चार्ली, तुम कहाँ हो? मैं और मॉम घर के पीछे वाले दरवाजे पर गए। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मिस्टर हॉफमैन अपने 5 साल के बेटे को ढूंढ रहे हैं। मॉम ने कहा, क्या हुआ मिस्टर हॉफमैन? वो रोते हुए बोले, क्या आपने चार्ली को देखा है? वो 7 बजे यहीं खेल रहा था, पर अब मुझे नहीं मिल रहा है। मॉम बोली, क्या?
क्या मतलब कि वो आपको नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा मैं सबको कॉल कर चुका हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। मॉम ने डर भरी नज़र से मुझे देखा। उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए मुझे घूरा और कहा, अपने डैड को बुलाओ मार्था, उन्हें इसी वक्त वापस आने दो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं अपने डैड को फ़ोन पे लाने लगी और मेरी मॉम धीरे धीरे ऊपर जाने लगी और हर कदम इतने धीरे रख रही थी जैसे कुछ बहुत भयंकर उनका ऊपर इंतज़ार कर रहा हो। अपने डैड को फ़ोन पे लाने के बाद मैं भी मॉम के पीछे पीछे जाने लगी। वो डैड के कमरे तक गई और उसके बाहर रुकी। वो कांप रही थी। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था वो किसी भी वक्त बेहोश हो जाएंगी। फिर वो धीरे से कांपते हुए डैड के कमरे का दरवाज़ा खोली और अंदर चली गई। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिर्फ एक सफ़ेद बेडशीट गायब थी। मॉम धीरे से बेड के पास गई और धीरे से झुक के नीचे देखा। सफ़ेद बेडशीट में खून लगा हुआ था और वो बंधा हुआ था। मैं बोली, मॉम क्या है वहाँ? फिर मॉम बोली, इसके अंदर कुछ है। उन्होंने पूरी जान लगा के उसे खींचा और तभी एक बेजान हाथ उस बेडशीट के अंदर से निकली। ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि ये हाथ एक बच्चे का था। इससे पहले कि हम इसके ऊपर विचार करें, टैट और डैड भाग के ऊपर कमरे में आए और हमारा चेहरा देख के हैरान हो गए। पापा बोले, क्या हुआ मैरी? मॉम ने डरे हुए बिल्कुल पहले की तरह बेड के नीचे हाथ दिखाई और मेरे डैड ने टैट की तरफ देखा। हम सब डरे हुए चेहरे के साथ उसकी तरफ देखने लगे। वो ऐसा था जैसे इतिहास फिर से दोहरा रहा हो। टैट ने बोला, नहीं डैड, ये मैंने नहीं किया। मॉम, ये मैंने नहीं किया है। मुझे फिर से वहां मत भेजिए। मैंने नहीं किया है। मैं पहले भी बेकसूर था और आज भी बेकसूर हूं। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मुझसे दूर मत कीजिए। मेरी मॉम रोने लगी। उनका रोना सुन के मेरे पड़ोसी घर के अंदर आ गए और उन्हें चार्ली की डेड बॉडी बेड के नीचे मिली। उसका गला टैट के टी शर्ट से घोटा गया था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। पुलिस को बुलाया गया और वो टैट को ले गए। मैं कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि टैट इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि जज उसकी दिमागी हालत देखकर उसकी सज़ा कम कर दें। डॉक्टर्स को उनके फैसले पर पछतावा होने लगा, पर उन्होंने कहा कि टैट नॉर्मल होने की एक्टिंग करने में सफल रहा। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि वो एकदम ठीक है। मैं नहीं जानती कि उसके साथ अब क्या होगा। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पास आना बंद करे। मेरा मतलब है कि अगर वो हर साल न्यू ईयर पर घर नहीं आया तो मैं नॉर्मल होने की एक्टिंग कैसे करूंगी? इतने एक्साइटिंग ख्यालों को दिमाग में रखना आसान तो नहीं है। मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा तो लगता है। बचपन से ही वो मेरी हरकतों का सजा झेल रहा है। वो इतनी आसानी से धोखा खा जाता है, उसे आज तक पता नहीं चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। वो मरा हुआ खरगोश मैंने ही उसके अलमारी के दराज में रखा था और मेरे हाथ एक बार भी नहीं कांपे जब मैंने उस छोटे बच्चे का गला दबाया और उसे टैट के बेड के नीचे छुपाया। मैं आशा करती हूँ कि मेरा जुड़वा भाई कम से कम साल में एक बार तो जरूर आए ताकि उस दिन मुझे अच्छे बनने का नाटक न करना पड़े।